हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे से होंगे बच्चों। चलिए अब हम लोग अपना लेसन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज मेरा टॉपिक है विविधता, तथ्य और प्रमाण, यानी वेरिएशन एंड एविडेंसेस रिलेटेड टू इट। किस तरीके से विभिन्नताएं या विभिन्नता जो है उस आपस में एविडेंसेस, इसके प्रमाण हैं कि किस तरीके से आपस में ये रिलेटेड टू इट, एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको देखते हैं। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। तो बच्चों, जीवाश्म क्या है ये आप लोग बहुत छोटे से क्लासेस में जान पढ़ रहे होंगे। जीवाश्म को बच्चों फॉसिल कहते हैं। पैंटोलॉजी में इसका बच्चों स्टडी की जाती है, जिसमें उस जीवाश्म विज्ञान जिसको पैंटोलॉजी बोलते हैं। तो जीवाश्म क्या है, चलिए यहाँ पे हम बता दें। जीवाश्म देखिए सजीव के परिरक्षित अवशेष या उनके छाप जो हमको कहाँ मिलते हैं बच्चों, पृथ्वी की सतह या चट्टानों पे जो सुरक्षित मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ के वर्मी यानी आर्माडिल्लो, यहाँ पर देखिए एक पिक्चर्स बनी हुई बच्चों। यहाँ पे 2 पिक्चर्स है। एक तो प्राचीन वर्मी हमारा आ है और बा हमारा वर्तमान समय का वर्मी है। यानी कि यहाँ के वर्मी आर्माडिल्लो का जीवाश्म ये दर्शा रहा है कि पूर्व के वर्मी काफ़ी बड़े थे। लगभग कि कितने बड़े थे बच्चों? 10 फीट। 10 फीट काफ़ी बिग है। यानी कि ये जो बड़े हुए हैं ज़्यादा, ये जो हमारे एनिमल्स हैं ये क्या है, आर्माडिल्लो, ये बहुत बड़े थे पहले, प्राचीन के यानी पूर्व के। और इसी तरीके से जबकि इस समय के डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे। यहाँ जिनका अध्ययन डार्विन ने किया था बच्चों, वो क्या थे, आकार में छोटे थे। यानी कि चित्र 6, उनके मन में ये बात आई कि समय के साथ वर्मियों में भी बदलाव आया। यानी कि इतने बड़े बिग से छोटे में चेंजेस हुआ, तो ये क्या था कि इनके बीच एक बदलाव आया होगा। ये बात उनके मन में भी आई, किस तरीके से इनके मध्य मतलब बदलाव आए। ये आकार में पहले इतने बड़े थे, अब ये इतने छोटे थे जिनका डार्विन ने अध्ययन किया था। देखिए आया पहले पॉइंट में, देखिएगा, जीवाश्म के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं? क्या पता लगा सकते हैं बच्चों जीवाश्म के अध्ययन से? जीवाश्म के अध्ययन से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से जीवों सजीवों में चेंजेस हुए। यानी प्राचीन के सजीव में और अब के सजीव में क्या चेंजेस हुए, इसका जीवाश्म के अध्ययन से, या कैसे उनका विकास हुआ। इस तरीके से बच्चों जीवाश्म के अध्ययन से हम बहुत सी चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि कैसे उनका विकास हुआ या उनका आकार कैसा था, उनकी बनावट कैसी थी, तो किस किस तरीके से उनमें चेंजेस आए कि उनका विकास पहले उनका आकार ऐसा था, अब वे क्या हुए, दूसरे आकार के हो गए। तो जीवाश्म के अध्ययन से हम इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं। डार्विन ने कई अन्य जीव के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृप, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ये जीवाश्म जो है, ये डार्विन ने जो जीवों के बहुत से जीवाश्म देखे, जैसे घोंघे के, सरीसृप के, इन्होंने कई के जीवाश्म देखे, तथा जो पूर्व में यानी पास्ट में जो पाए जाने वाले सजीव, जो अब हमारे प्रेजेंट में है, वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों में आपसी संबंध बताया कि किस तरीके से आपस में साथ साथ उनका संबंध था। साथ साथ वर्तमान में जो पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बताए। ये एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एनिमल्स। क्या है ये? पाए जाने वाले यानी पूर्व के एनिमल्स में और पास्ट के एनिमल्स में इसको कनेक्टिंग लिंक बताया। फिर गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन के कुछ और तथ्य के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले
फिंच थोड़े अलग थे। जो गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन जब कर रहे थे डार्विन, तो उन्होंने कुछ तथ्य के बारे में विचार करने लगे। गलापागोस द्वीप समूह पर जब डार्विन गए थे बच्चों, कुछ विषय जो उन्होंने अवलोकन किया था, तो उन्होंने देखा था कि जो फिंच जाति के पक्षियां हैं, जो किसकी तरह होती हैं, फिंच हमारे देश की गौरैया जाति से किससे मिलते जुलते हैं, ये गौरैया जाति से मिलते जुलते हैं। तो इन तथ्यों के बारे में विचार करें। उन्होंने कहा कि ये हमारे गौरैया जाति से मिलते जुलते हैं। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया था। उन्होंने गलापागोस के द्वीप समूह में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। मतलब डार्विन ने ये देखा कि वैसे तो आपको सब एक जैसे लगेंगे, लेकिन जब जो टापू पे अलग अलग टापुओं पे पाए जाने वाले फिंच जो थे वो आपस में अलग अलग थे। खासकर उनकी चोंच और पंख के रंग बहुत अंतर नज़र आया। यानी कि जो टापुओं पे फिंच यानी कि गौरैया की तरह थे, वैसे तो उन्होंने 15 अलग तरह के फिंच का उन्होंने अध्ययन किया था कि डार्विन ने। वैसे तो फिंच एक जैसे थे, मगर अलग अलग जब बच्चों वो टापुओं पर मिलने वाले फिंच क्या थे, थोड़े अलग थे। यानी ऐसा क्यों हुआ कि वो अलग क्यों थे? उनके खासकर उसमें क्या डिफरेंस था बच्चों? उनके चोंच में और उनके पंख के रंग में उनको अंतर नजर आया। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हुए कि उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कुछ पिक्चर्स बनी आपके सामने। यानी फिंच की चोंच है, जैसे बीज पहला कौन था, कैक्टस के फल व फूल खाने वाले फिंच की चोंच बच्चों, फिर कीड़े खाने वाले फिंच की चोंच, फिर कलियों को खाने वाले फिंच की चोंच और बीज खाने वाले फिंच की चोंच। यानी कि ये आपस में इन चोंच को जब उन्होंने क्या किया, इसका अध्ययन किया, तो ये अलग अलग तरह के देखे तो वो आश्चर्यचकित हुए कि इनमें इतना वेरिएशन, ये विविधता कैसे है। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच को भोजन भी अलग अलग था। यानी कि जो अलग अलग तरह के चोंच वाले फिंच थे बच्चों, उनका भोजन भी क्या था, अलग अलग था। कुछ बीज खाते थे तो कुछ फल, कोई कीड़े खाते थे तो कोई फूलों का रस चूसते थे। इसमें कुछ बीज खाते थे, कोई फल खाते थे, कुछ कीड़े खाते थे तो कुछ क्या करते थे, फूलों का रस चूसते थे। यानी कि डिफरेंस जो था चोंच में बच्चों, वो क्या था, उनके खाने में भी डिफरेंस था। इसमें सब एक जैसा खाना फूड्स को नहीं लेते थे। कोई कैक्टस, कोई फल खाता रहा था, तो कोई कीड़े, कोई कलियां, कोई बीज, इस तरीके से अलग अलग तरह का फूड भी वो खाते थे। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनकी बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नर्म फल वाले पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी, उतनी ही विविधता खास संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी। अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधता थी। अब यहाँ पर देखिए, इनका कह रहे थे जो गलापागोस के द्वीप समूह पे वो टापुओं पर गए बच्चों, उन्होंने वहाँ पर फिंच का अध्ययन किया, उसको स्टडी की, तो उसकी चोंच में उनको डिफरेंस मिला। तो वो इतना डिफरेंस क्यों था, यानी इतना डिफरेंस क्यों? उन्होंने देखा कि जो टापू पे जो हर जगह टापू पे जो फूड यानी खास संसाधन थे, जो उनको फूड मिल रहा था, वो एक जैसा नहीं था कि हर टापू पे बस कठोर तरह के बीजी वाले आवरण मिल रहे हो उसी तरीके से उनको, यानी कि बीज के ऊपर एक कठोर परत चढ़ी हुई, इस तरीके से फूड उनको मिल रहा हो, या कहीं पे नरम फल वाले ही सारे में मिल रहा हो, ऐसा नहीं था। हर टापुओं पर अलग अलग तरीके से उनका खास संसाधन उपलब्ध था। जैसे कहीं पे बीज कठोर थी, तो कहीं पे नरम फल था, तो कहीं कीड़े उपलब्ध थे। तो जब इनके तो विविधता क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने खाने इस चोंच के ज़रिए, जैसे वो अपने फूड को खाते थे, तो जब ये इसको खाने लगे तो क्या होने लगा, इनके हिसाब से इनकी चोंच में परिवर्तन आया। यानी कि कठोर फल को खाने वाले फिंच की चोंच अलग हुई, किससे? नर्म फल खाने वाले फिंच की चोंच से। कीड़े खाने वाले फिंच की चोंच अलग हुई, किससे? बीज खाने वाले फिंच की चोंच से। इस तरीके से आपस में खास संसाधन की जो उपलब्धता थी बच्चों, उसमें डिफरेंस से इनके चोंच की बनावट में भी डिफरेंस आया।
तो ये यानी कि कार्य के अनुसार जो ये वर्क करे खाने के लिए उसके अनुसार इनके चोंच में भी परिवर्तन आया, यानी विविधता आई। डार्विन का नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिए बच्चों, सी हियर, डार्विन का मानना था कि ये फिंच जो है इक्वेडोर यानी चित्र 3 में देखें, यहाँ पर चित्र 3 में देखें। चलिए बच्चे हम लोग चित्र देखते हैं। चित्र में देखें तो यहाँ पर उनका ये मानना था कि जो फिंच थे बच्चों वो क्या थे, अलग अलग टापुओं पे पहुँचे होंगे उड़कर, तो वो अलग अलग टापुओं पे जब उनको भोजन अलग अलग मिला होगा तो वो उसी तरीके से उसको खाने की कोशिश करने लगे होंगे जिससे उनकी चोंच में परिवर्तन आया। ये हम देख सकते हैं इस चित्र क्रमांक 3 में। इसको बच्चों पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट चित्र 3 में देखें, से उड़कर ग्लापागोस पहुंचेंगे। ग्वेनी फिंच इक्वेडोर जो है वो उड़कर ग्लापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे, यानी उनका परिवेश अलग अलग था, वो उसी के अनुरूप उसमें जीने लगे। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि फिंच की प्रजातियों में भी ये इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधताएं थीं, यानी आपस में इसमें क्या थी, विविधताएं थी, इसीलिए ऐसा संभव हुआ। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंच की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण था और डार्विन ने इसे महत्वपूर्ण प्रमाण माना। मतलब कि कार्य के अनुसार फिंच की चोंच में जो विविधताएं आई बच्चों कार्य के अनुसार, उसको उन्होंने कहा सजातीय लक्षण, यानी होमोलोगस कैरेक्टर था, और डार्विन ने इसको एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना था। फिर था सजातीय लक्षण क्या है, आइए इसका अवलोकन एक क्रियाकलाप से करें, पहले पौधे से फिर जंतुओं से। यानी ये सजातीय लक्षण होमोलोगस कैरेक्टर क्या है बच्चों, इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी फर्स्ट में देखिएगा, सजातीय लक्षणों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ होमोलोगस कैरेक्टर्स। आपने कई प्रकार के तने देखे, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कुछ पिक्चर्स दी गई हैं आपके सामने। चित्र 8A में इनके बारे में अपने साथियों से चर्चा करके अलग अलग प्रकार के तने वाले पौधों का कार्य लिखें। यहाँ पर आप अपने साथियों से तो चर्चा कर नहीं सकते, लेकिन आप सोच सकते हैं और इनको सोच के अलग अलग तने वाले पौधों के कार्य को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा नीचे है, दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि प्रतान यानी कद्दू, झुम, कलता, कांटे, नींबू तथा कंद, आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग अलग हैं। यहाँ पर बच्चे हम समझें तो देखेंगे कि ये जो हमारा कद्दू है, नींबू है, आलू है, इन सभी की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों वो तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग अलग, यानी इन सब के कार्य एक जैसे नहीं हो। उत्पत्ति तो सबकी तने की कलिका से हुई, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग हैं। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण को देख सकते हैं। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पौधे की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण को हम देख सकते हैं। यानी कि आपने क्या समझा, उत्पत्ति तो एक समान तने की कलिका से पौधों की हुई थी, लेकिन कार्य सबके अलग अलग थे, कार्य को अलग अलग थे। अभी हम लोग ने एक्टिविटी फर्स्ट में देखा बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं जंतुओं में सजातीय लक्षण। जैसे देखिए यहाँ पर पक्षी हैं, डॉल्फिन है, कुत्ता, मनुष्य, चमगादड़, सील, भेड़ और छछूंदर। यहाँ पर इतने से एनिमल्स आपको दिए गए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, आपने चित्र 8B में पक्षी व चमगादड़ के पंख देखिए, पक्षी व चमगादड़ के पंख, पक्षी व चमगादड़ के पंख देखा बच्चों, डॉल्फिन व सील की देखा, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग, मनुष्य व छछूंदर के अग्रपाद को देखा। ये सभी उत्पत्ति की रचना दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। आपको लग रहा है कि ये सभी की उत्पत्ति से क्या कर रहे हैं, एक जैसे समान जैसे लग रहे हैं ना, इनकी उत्पत्ति से लग रही है समान है, समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियाँ क्या हैं, ह्यूमरस हैं। इनकी अग्र टांगों की जो है वो अगली हड्डियाँ क्या है बच्चों, ह्यूमरस है, साथ उनसे जुड़ी हुई हड्डियाँ रेडियस तथा अल्ना हैं, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है। यानी कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि चमगादड़ के पंख,
पक्षी, चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन, सील, भेड़, डॉल्फिन, सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग, मनुष्य व छछूंदर के अग्रपात को देखा। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियां ह्यूमरस हैं, यानी कि इनकी अग्र टांग, आगे की जो टांगें हैं बच्चों, उनकी अगली हड्डियां जो हैं वो ह्यूमरस हैं। साथ में उसकी जुड़ी हुई हड्डियां क्या है, रेडियस तथा अल्ना है। अर्थात इनकी संरचना एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। क्या इन सभी के कार्य एक हैं? यदि नहीं तो ऐसा क्या हुआ होगा? उत्पत्ति तो बच्चों एक समान है, हड्डियों की रचना भी एक है, यानी सब हमारे क्या, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, लेकिन कार्य सबके अलग अलग हैं। कार्य अलग हैं। यदि नहीं, क्या इनके कार्य भी अलग हैं? अगर कार्य एक हैं या अलग हैं, यदि नहीं तो ऐसा क्या हुआ होगा? कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियां और पक्षियों के पंख का कार्य समान है, पर उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ से छोड़ दिया गया है कि क्या सभी के कार्य एक हैं। इस लाइन को छोड़ देते हैं बच्चों, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि संरचना तो एक जैसी है, लेकिन इनके कार्य सबके अलग अलग हैं। कार्य सबके क्या अलग अलग हैं, तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो ऐसा हो सकता है कि संरचना एक जैसी हो लेकिन कार्य हमारे सबके अलग अलग हैं। तो ऐसा क्यों, यानी कि वेरिएशंस क्यों हुआ? क्या कार्य के हिसाब से बनावट हुई, या कार्य, या रहने के लिए, अपने को परिवेश में ढालने के लिए कार्य करना पड़ा, यानी जीने के लिए कार्य करना पड़ा कि हम उस परिवेश में ढल जाएं और हम क्या करें, हम जी पाएँ, उसके लिए हमको ये कार्य करना पड़ा। तो संरचना तो एक जैसी थी लेकिन कार्य इनके अलग अलग थे। फिर कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियां और पक्षियों के पंख के कार्य समान हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति समान सी नहीं है, यानी समान संरचना सी नहीं। यहाँ एक तरफ पक्षी का पंख उसकी अग्र टांग से बना है, जबकि तितलियों का पंख उसकी टांग से नहीं बल्कि मुख रूप की त्वचा से बना है। अब पक्षियों का जो पंख है बच्चों, वो उसकी अग्र टांग से बना होता है, और तितलियां का जो पंख है वो किससे बना होता है? उसकी त्वचा से बनता है, टांग से नहीं बनता बल्कि वो मुख्य रूप से त्वचा से बना होता है। इस प्रकार के लक्षण को हम क्या बोलते हैं? समृद्धि लक्षण। यानी कि कार्य तो यहाँ सामान्य है, समृद्धि लक्षण में बच्चों कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति समान नहीं है, और सजातीय लक्षण में बच्चों उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य समान नहीं है। तो डिफरेंस है ना, समझ में आया? यानी कि एनालॉगस कैरेक्टर में, समृद्धि लक्षण में बच्चों उत्पत्ति समान नहीं है, कार्य समान है, और होमोलॉगस में बच्चों उत्पत्ति यानी कि संरचना समान है पर कार्य समान नहीं है, जो ये दर्शाता है कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। यानी कि एनालॉगस में हमारे कैरेक्टर में, समृद्धि लक्षण में क्या दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग, और समृद्धि लक्षण की उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे हैं। देखिए बच्चों, हम लोग ने यहाँ पे फिर इस लाइन में यहाँ पे बता दिया गया है, अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति तो एक जैसी लेकिन कार्य अलग अलग हैं, और समृद्धि लक्षण की उत्पत्ति अलग अलग है पर कार्य एक जैसे हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चयन और विकास यानी सिलेक्शन एंड इवोल्यूशंस। बीगल का सफ़र ख़त्म हुआ तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अपने अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन यानी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजातियां तैयार किए जाने की बात थी। ये आजकल जो कृत्रिम सिलेक्शन जो होता है बच्चों, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये अब जानवरों में भी और पौधों में भी, इस तरीके से भी आजकल तो ये बहुत, इसका सिलेक्शंस के द्वारा बहुत से जीव और प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये बात किसके मन में आई थी? डार्विन के मन में आई थी। उनके मन में ये विचार आया कि अगर मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में निरंतर चलने वाले किसी चयन प्रक्रिया का नतीजा है? तो अब डार्विन ने यह सोचा, जब मनुष्य इस नई प्रजाति तैयार कर सकता है तो जो ये नेचर में इतने तरह तरह के जीव दिखते हैं,
क्या ये भी प्राकृतिक के चयनित होते हैं या प्रकृति इनका सिलेक्शन करती है या नेचर खुद इनको सेलेक्ट करती है? तो मनुष्य द्वारा पसंदीदा लक्षणों का चुनाव कर जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल सिलेक्शंस कहते हैं। फिर है देखिएगा, डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीव की उत्पत्ति हुई है। डार्विन ने एक बेस दिया बच्चों, ये बताया कि नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक सिलेक्शन क्या है, यानी कि प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया है जिससे बहुत से जीवों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए पृष्ठ क्रमांक 341 में इन अध्याय संबंधी परियोजनाओं का कार्य करेंगे। अभी हम लोग के प्रोजेक्ट वर्क पे बच्चों इससे संबंधी हमको कार्य करना है, उसको देखना है। परियोजना कार्य में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के बारे में हमारी क्या समझ बनती है? क्या प्राकृतिक चयन कृत्रिमिक चयन जैसी कोई सोची समझी संपदा की प्रक्रिया है? ये हमारे बच्चों प्रोजेक्ट वर्क है, हम इसको आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी क्रियाकलाप 2 में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर तर्क सहित बताइए कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शा रहा है। अब देखिए मूली का ये खेत है, यहाँ पर एक पिक्चर में दिखा रहा है। बाढ़ में कुछ पौधे तो बह गए हैं और मूली के खेत में जो पौधे थे वो बचे थे। तो ये क्या है? ये एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन है, यानी कि जो मजबूती से बंधा था बच्चों ग्राउंड से, भूमि से, वो नहीं बह पाया, और जो मजबूती से बंधा नहीं था वो क्या हुआ? इस पानी में बह, यानी प्राकृतिक उन्हीं को सेलेक्ट की जो इसमें आगे बढ़ने योग्य था, जो आगे बढ़ पाया, और जो नहीं बढ़ पाया फिर वो ख़त्म हो गया। ये इस पिक्चर्स के थ्रू हमको एक तो मिल रहा है, मैसेज है जिसको हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि यानी नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसे पृथ्वी को सेलेक्ट करती है। जो लड़ पाता है वो जी पाता है, जो लड़ नहीं पाता वो ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हम, क्या आप जानते हैं ये कृत्रिमिक चयन का नतीजा है? आज धान, गेहूँ इत्यादि की हज़ारों किस्म पाई जाती हैं। सब्जियों में भी कई किस्म की प्रजातियाँ मनुष्य द्वारा चयन का नतीजा, यानी कि कृत्रिम चयन क्या है? ये एक आजकल मनुष्य द्वारा चयन का ये नतीजा है। ये जो तरह तरह की धान की फसल, गेहूं की जो प्रजाति मिल रही बच्चों, किसमें पाई जा रही है? ये क्या है? हमारी कृत्रिम चयन है, जिसके द्वारा जैसे कि बहुत सी बच्चों यहाँ पे पिक्चर्स दिया गया है। जैसे सरसों की प्रजाति मनुष्य द्वारा सब्जियों में खाए जाने वाले भाग, जैसे नवल गोल तना, मूली जड़, ब्रोकली, पुष्पकलिका, ये हमारे क्या है बच्चों? सरसों, पार्श्व कलिकाएँ, पत्ता गोभी, पड़कलिका, फूल गोभी, पुष्पकलिका, ये सब क्या मनुष्य द्वारा सब्जियों के खाए जाने वाले भाग हैं, जिसको मनुष्य एज ए फूड इडेबल पार्ट्स होते हैं, जिसको हम अपने फूड्स में लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन से, डार्विन के बीगल यात्रा में लगभग 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों द्वार तक बीगल जैसी खोजी यात्रा से निकले थे। ये अल्फ्रेड रसेल वेसल थे। कौन से थे बच्चों? डार्विन के 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियाई द्वीपों तक बीगल जैसे खोजी यात्रा में निकले थे। इनका नाम क्या था बच्चों? अल्फ्रेड रसेल वेसल। ये मुख्य रूप से तितलियों और कुछ स्तनधारी जीवों का अध्ययन किया। इन्होंने किसका अध्ययन किया था बच्चों? बटरफ्लाइज का और कुछ मैमल्स का अध्ययन किया और डार्विन जैसे निष्कर्ष पर पहुँचे। और ये भी किस तरीके से रिजल्ट में आया बच्चों सामने? डार्विन जैसे सुझाया कि प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियों से उत्पन्न हुई। इन्होंने ये सुझाया कि जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं बच्चों, ये पहले के स्पीसीज से ही क्या हुई हैं? उत्पन्न हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हमारा हेडिंग है विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस। देखिए, गहन अध्ययन, कई जीवों के अवलोकन एवं कई प्रमाण जुटाने के पश्चात डार्विन और वेसल मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे। यानी कि डार्विन ने अपनी रिसर्च, वेसल्स ने जो अध्ययन किया, जो अवलोकन किया बच्चों, जो वो टापू पर गए, द्वीपों पे गए, उन्होंने उसे देखा। देखने के बाद वो जिस रिजल्ट पर आए पहुँचे उसको देखते हैं। पहला है पॉइंट, जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं।
यानी कि जीवों में क्या है, भिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। यानी कि उनके जीने की क्षमता में भी बहुत से अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा, किसी की कम संतानें हैं, किसी की ज़्यादा, किनकी जीने की ज़्यादा क्षमता होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं। जिनकी जीने की ज़्यादा क्षमता होती है बच्चों, वही परिवेश में ढलते हैं, वही जीते हैं। जैसे बीमारी से अभी भी आजकल बच्चों जो महामारी हम लोग कोविड-19 की वजह से फैली हुई है, उसमें जो क्या है, जो जी पा रहा है, जो उससे लड़ पा रहा है वही जी पा रहा है, या जो अपने को क्योर कर रहा है, बचा रहा है, यानी कि जो परिवेश के हिसाब से अपने को ढाल रहा है वो जी पा रहा है, या जो लड़ पा रहा है वो जी पा रहा है। नहीं तो उसके अलावा परिवेश में जो और जो इसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, वो क्या हो रहा है, उनकी वो ख़त्म हो रहे हैं। फिर देखिएगा कि ये परिवेश में ढलकर जीते और उनकी एक नई प्रजाति भी दिखाई देती है। विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके से नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती। इन्होंने ये कहा कि विश्व में जो प्रजातियों की रचना है वो एकदम से नहीं होती है, अचानक नहीं होती। ये बदलाव अचानक नहीं आता है, बल्कि धीमे धीमे ये बदलाव आता है, और जो पहले से मौजूद ज्योति प्रजातियों से ही होती हैं। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई, इसीलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शा। जो विभिन्न तरह के जो जीव हैं वो एक समान पूर्वज से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए एक विकास की प्रक्रिया को एक पेड़ से देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि BDCA इस तरीके से एक पेड़ बनाया गया, उसको शाखा के द्वारा इस विकास की प्रक्रिया को क्या है, दर्शाया गया है। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। जनसंख्या में बहुत जो जगह पर किसी भी जगह की जनसंख्याएं हैं बच्चों, तो जीवों में विभिन्नताएं होती हैं, और ये विभिन्नताएं जो हैं वो एक पीढ़ी से क्या होती हैं, दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग के सामने फिगर आ रहा है, फिंच की वंशावली का शाखित पेड़। इस भी आप देख सकते हैं और समझिएगा, इसको देखिएगा, समझिएगा। यही बच्चों आपका होमवर्क है, किस तरीके से विकास हुआ, कैसे कैसे वो इतना डिफरेंस आया, और किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डिफरेंस पहुंचा। तो देखिएगा, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें से कुछ खास विभिन्नताएं होती हैं। एक प्रजाति में विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचती हैं, तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती जाती है। यानी कि हम लोग मनुष्यों में देखते हैं तो क्या सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, मनुष्य सब एक जैसे नहीं दिखते। अगर एक जैसे दिखते तो बहुत मुश्किल था। यानी कि देखिए, सबका जो है वो अपने पेरेंट्स से, हर बच्चा अपने पेरेंट्स से डिफरेंस होता, मिलता भी है और अलग भी होता है, दोनों है। मतलब कि उसमें विभिन्नताएं भी होती हैं बच्चों, समानताएं भी होती हैं, और ये जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ये विभिन्नताएं और समानताएं पहुंचती जाती हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर और एक नई प्रजाति के रूप में ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली कुछ विभिन्नताओं से होता है, और किसी परिस्थिति में यह लाभदायक सिद्ध होता है। लाभदायक विभिन्नताओं वाली विशेष प्रजाति किसी आवास में पनपने लगती हैं, और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती है। जिनमें लाभदायक विभिन्नताएं आती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, वो किसी आवास में पनपने लगती हैं, और उनमें क्या होती है, प्रजातियों में वृद्धि, और पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करती हैं। उस आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। मतलब जो ज़्यादा सक्षम है बच्चों, जो प्रजाति ज़्यादा सक्षम है वो उसका स्थान लेने लगती है। किनका स्थान? जो अक्षम, यानी कि जो सक्षम नहीं है रहने के लिए या जीने के लिए, जो सक्षम नहीं, वो उनका स्थान लेने लगती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है, और जिससे जीवों का विकास चलता है। यानी कि इस तरीके से प्रजातियों की आबादी में क्या होता है, बदलाव होता रहता है बच्चों, जिससे जीवों का विकास चलता है। यानी कि यहाँ पर आप खुद देख रहे होंगे बहुत से एनिमल्स हैं बच्चों जो विलुप्त हो रहे हैं।
यानी जो ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि वो अपने आप को परिवेश में नहीं ढाल पा रहे हैं, या वो इसमें वो अपनी आबादी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या उनकी आबादी धीमे धीमे कम हो रही, उनको फूड शेल्टर यानी आवास, खाना, खास संसार, इन सब की कमी होती जा रही है, और धीमे धीमे क्या होती, उनकी प्रजाति कम होती जा रही है। तो यही है, इस तरीके से जीवों का बच्चों विकास चलता रहता है। क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप इसको सोचिए कि जो डायनासोर विलुप्त हुए थे, ये क्यों विलुप्त हुए थे? क्या इनसे भी बहुत बड़े जो थे जीवों का विकास हुआ था? अगर ऐसा हुआ, क्या था इसके बारे में आप सोचिए और समझिए। क्या आप जानते हैं जैव विकास के सिद्धांत एवं उसे प्रतिपादित करने वाले विवरण डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद नेचुरल सिलेक्शन तथा वेसल द्वारा लिखित पुस्तक डार्विनिज्म से मिलता है। ये पुस्तकें क्रमशः सन 1859 और 1889 में छपी थीं। ये हमारे लिए बच्चों एक नोट है यहाँ पर, इसको समझिए। और हम अपने बच्चों इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके लिए बच्चों होमवर्क में है जो अब लेसन आपके पास नोट्स हैं, फेयर नोटबुक बच्चों की बन चुकी होगी लेसन 4 तक लगभग। अब आप उस लेसन 4 में से लेसन फर्स्ट का लर्निंग करिए, क्वेश्चन को लर्न करिए। फर्स्ट क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चंस तक आपको सो लर्न करना है। क्वेश्चन विद आंसर को लर्न करिए, और लर्न करने के बाद लिख कर बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड करिए। ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।